नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे इस विषय पर जो एग्ज़ाम के लिए साथ-साथ जो एक सामाजिक जीवन है, जो हमारा देश का जीवन है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो खबर है आजकल अखबारों के माध्यम से कहीं न कहीं अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुँच रही होगी। हर कोई व्यक्ति अपने-अपने हिसाब से इसके ध्यान रखना एक आइडियोलॉजी बना रहा होगा। साथ में ये समझ पा रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, धार्मिक गुरु ये सोच रहे होंगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो एक विवाद की जो स्थिति देश में बनी हुई है जिसका नाम है यूसीसी यानी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के नाम से हम जानते हैं, जो भारतीय संहिता के नाम से हम जानते हैं। क्या 70 वर्षों के बाद भी इंडिया में यूसीसी अगर आप लागू होने की कगार पर जाने वाला है, तो क्या वजह है? ये पहले आज तक लागू क्यों नहीं हो पाया? तो समझेंगे पूरे विस्तार पूर्वक तरीके चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, कैसे तरीके हैं, क्या धार्मिक पक्ष हैं, क्या इसके नैतिक पक्ष हैं, क्या इसके सामाजिक पक्ष हैं, क्या इसके संवैधानिक पक्ष हैं, सबकी चर्चा करेंगे। तो आइएगा वन बाय वन करके समझते हैं कि क्या इसकी डिबेट है देखिएगा। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे अखबारों के माध्यम से आप हेडलाइन बनी हुई है। मोदी जी के द्वारा हाल ही में अभी मध्य प्रदेश में जैसे बूथ कैप्चर होता है, तो यानी बूथ एक प्रकार से कह सकते हैं बूथ पे सम्मेलन किया गया और वहाँ पे यूसीसी के बारे में एक विचार-विमर्श किया गया। तो ये इंडिया टुडे ने भी छापा है, द प्रिंट ने भी छापा है, मिंट ने भी छापा है कि गवर्नमेंट इज़ इंट्रोड्यूस यूसीसी ड्यूरिंग द मानसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट रिपोर्ट। तो ये बताया जा रहा है कि 30 जून में ये रिपोर्ट है कि 948 में कि अभी मानसून रिपोर्ट के माध्यम मानसून सत्र में ये जो यूसीसी है लागू हो जाए। कैसे लागू होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि हाल ही में मोदी जी मध्य प्रदेश में एक बूथ सम्मेलन में जाते हैं और वहाँ पर यहाँ पे कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यकर्ताओं को यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अपने लोगों को ध्यान रखना अलग कानून नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल बेस पे कहा जाए कि एक घर में एक व्यक्ति के लिए अलग कानून, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए अलग कानून, तो ऐसे ही पूरा देश जो है घर है और इस घर में एक कानून का होना बहुत ज़रूरी है। तो मोदी जी के द्वारा जब ये भाषण दिया गया, तो यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं एक विचारों की जो क्रांति है, सामुदायिक क्रांति है, धार्मिक क्रांति है, वो पनप जाती हैं और पनपने के बाद ये चर्चा का विषय बन जाता है। जानते हैं पूरी व्याख्या के साथ में मोदी जी ने क्या कहा कि जिस प्रकार घर में एक सदस्य के लिए एक ही कानून होता है, तो क्या दूसरे के लिए अलग होगा? ऐसा नहीं है। तो यही स्पष्ट करते हुए कि यहाँ पे दोहरी व्यवस्था को देश में कैसे चलेगा, इसलिए इकहरी व्यवस्था के लिए इंडिया के अंतर्गत एक कानून होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो धार्मिक समुदाय के रूप में हो, चाहे वो किसी अन्य समुदाय के रूप में हो, जब तक एक कानून नहीं होगा, तब तक एक देश नहीं कहलाएगा, ये चर्चा की जाती है। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या इसके अनाउंसमेंट है। हर किसी पार्टी के अपने-अपने एजेंडे होते हैं। इन एजेंडों के पीछे जो लॉजिक होता है एक प्रकार से आप भी जानते हैं पॉलिटिकल मैटर्स वगैरह में, तो यहाँ यूसीसी पैनल सेटअप यानी यहाँ एक कमेटी के माध्यम से एक्सपर्टीज के माध्यम से यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है। बाकी रिजर्वेशन है, फ्री एलपीजी है, बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितने भी यहाँ पे जो संकल्प पत्र जारी किया जाता है पार्टी के द्वारा उसमें लिखे जाते हैं और वहाँ उनके पीछे काम किया जाता है फिर वन बाय वन करके। आगे हम अगर चर्चा करें तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वर्ष के द्वारा पीएम मोदी जी के द्वारा स्पीच ऑन द इंडियन सिविल कोड के बारे में भी डिफाइन किया गया है। लेकिन ऐसे बारे में अगर हम लोग बोलें तो मेन एजेंडा क्या है, मेन माध्यम क्या है? देखिएगा, अगर इंडिया के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ संहिता एक कोड है। कोड का मतलब होता है आचरण करना, व्यवहार करना और व्यवहार हमेशा किसी भी ध्यान रखना समाज को सभ्य बनाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि व्यवहार कैसे किया जा रहा है। व्यवहार समान रूप से किया एक जैसे किया जा रहा है या व्यवहार ही अगर अलग है, कानून भी अलग-अलग है, तो देश के अंतर्गत संविधान की होने की आवश्यकता ही क्या है फिर तो? फिर तो हर किसी के लिए कानून अलग बना दीजिएगा, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन समझते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए यूसीसी है क्या इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो हमारे देश में 2 चीज़ें होती हैं, कानून 2 प्रकार के होते हैं। एक कानून वो होते हैं जो क्रिमिनल कानून कहलाते हैं। क्रिमिनल मतलब जो हमारे प्रकार से अपराध के कानून होते हैं। अपराध में देखा जाए तो हमारे लिए बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश सरकार के रूल रेगुलेशन के द्वारा माध्यम के कानून हैं, जैसे आईपीसी की धारा है यहाँ पे 1860 में, यहाँ पे संहिता में जो कोई भी चोरी, डकैती, लूट-पाट ऐसी घटनाओं को ध्यान रखना क्रिमिनल कानून के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन एक कानून जो होते हैं वो सिविल लॉ होते हैं। सिविल मतलब जो शादी विवाह के कानून हैं, गोद लेने के कानून हैं, संपत्ति के कानून हैं, ऐसी ध्यान रखना प्रथाओं के जो कानून होते हैं वो सिविल कोड कहलाते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के रूप में हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। एक क्रिमिनल होते हैं और एक यहाँ पे सिविल कोड होते हैं। अब बात मुद्दा इसकी आ रही, इसका मैटर नहीं चल रहा, बात चल रहा है नागरिक का। यदि एक इंडिया के अंतर्गत नागरिक रहते हैं, एक सिंगल सिटीजनशिप है, तो देश में एक कानून होना चाहिए। मान लीजिएगा अगर सिख धर्म के लिए अलग विवाह कानून हो, हिंदू धर्म के लिए अलग विवाह कानून हो, सिख और बाकी मुस्लिम धर्म के अलग कानून हो, तो फिर वहाँ समानता का जो पाठ हम आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं, वो कहाँ चला जाएगा? तो यहाँ यही जो इशू बना हुआ है, वो सिविल कानून को लेकर बना हुआ है। आइएगा पूरी चर्चा करने का मतलब समझते हैं कि मुद्दा क्या देखेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से हम लोग ये जान सकते हैं कि जैसा एक कानून ये डिफाइन करता है कि जिस प्रकार से लो मुस्लिम के अंतर्गत 4 पुरुष शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ध्यान रखना पहली पत्नी को रहते हुए दूसरा व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। तो ये स्पष्ट है कि मुस्लिम में पहली भी है, दूसरी भी, तीसरी भी हम कर सकते हैं, 4 रख सकते हैं। ये मुस्लिम यहाँ पे पर्सनल लॉ के तहत हम लोग यहाँ जान सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में अगर आपको दूसरी पत्नी अगर ध्यान रखना शादी करनी है, तो उससे पहले पहली पत्नी को यहाँ एक प्रकार से ध्यान रखना तलाक देना पड़ेगा। उसके बाद यही
अपराध अगर लागू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लोग एक प्रकार से सभी धर्मों को मानना पड़ेगा। अब मुद्दा ये बन जाता है कि इसको मानेंगे कैसे, किस प्रकार से मानेंगे, इसके पीछे लॉजिक क्या है। मुस्लिम धर्म ये बोल रहे हैं कि हमारे जो पर्सनल कानून है वो 2000 साल पुराने हैं, संविधान तो अभी 70 साल पहले बना हुआ है, समानता का पाठ तो हम अभी से पढ़ना स्टार्टिंग करें, उनको कैसे हम भूल जाएं। आइएगा चर्चा करते हैं, पूरी कहानी के सापेक्ष में समझते हैं। यूसीसी की अगर घोषणा होती है तो मोदी जी के द्वारा क्या राय मांगी गई, क्या इसकी क्रोनोलॉजी है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ अभी 14 जुलाई तक ये मांगा गया है कि लोगों की राय दीजिएगा, तो इसके लिए गृह मंत्रालय की साइट पर बाकी चीज़ों पर ध्यान रखना, लोगों ने फॉर्म भरना स्टार्टिंग कर दिया गया है और वहाँ पर सपोर्ट करना, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सेकेंड मैटर है और ये सही भी है देखा जाए तो। किसी भी लोकतंत्र के अंदर जनता का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी होता है, तो इसी पार्टिसिपेशन के लिए हो सकता है कि अपनी मर्जी से वो आदमी कुछ भी करें, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए ध्यान रखना, यहाँ राय मांगी गई है जो 14 जुलाई तक आप भर सकते हैं। दिसंबर तक एमपी सीजी राजस्थान के चुनाव नतीजे भी आने वाले हैं, तो ये भी कहना पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, इसके पीछे आप सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है। संसद शीतकालीन सत्र भी यहाँ पर है, आखिर में लोकसभा चुनाव भी है, तो ये कुछ ऐसे क्रोनोलॉजी है जो कहीं ना कहीं यूसीजी के माध्यम से देखने को पॉलिटिकल एस्पेक्ट में मिल रही है। अगर इसके आगे हम लोग चल लेते हैं तो यहाँ पे आपके दिमाग में बन पा रहा होगा कि 1835 में इसका बैकग्राउंड देखें तो 1835 के तहत ये ब्रिटिश सरकार द्वारा एक रिपोर्ट लेके आए थे और रिपोर्ट में ये दर्शाया गया था, ध्यान रखना, यहाँ पे जो एविडेंस यहाँ जिसके क्राइम के माध्यम से एक समान कानून लाने की ध्यान रखना बात कही गई, लेकिन उसमें जो धार्मिक कानून है, उसमें जो पर्सनल कानून है, उनको अलग रखा गया। इसका मतलब क्या है, क्रिमिनल कानून को ब्रिटिश सरकार ने भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना सही तरीके से इंप्लीमेंट किया, लेकिन पर्सनल जो धार्मिक कानून है उनको ध्यान रखना वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। उनको पता था कि भारत की जो आस्था है वो धर्मों में विराजमान है, अगर धर्म पे अटैक करेंगे तो हम यहाँ राज नहीं कर सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपराध पे काम किया, उन्होंने धार्मिक चीजों पे काम नहीं किया, तो इसको पोजी एक प्रकार से कह सकते हैं धर्म से वो भी दूर रहे। उसके बाद यहाँ पे 1941 में बी एन राम कमेटी आती है जिसमें कहा गया हिंदू कॉमन सिविल कोड को ध्यान रखना बनाने की बात की गई। आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने यह बिल पेश किया गया। इसका मकसद इतना था, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं विवाह है, सती प्रथा है, जैसी जितनी रिवाज है उनको आज़ादी के बाद ध्यान रखना कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया। बात भी ठीक है, जिस समाज में सती प्रथा या जैसी प्रथाएं कस्टम ट्रेडिशनल वगैरह होते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का समाज का जेंडर के रूप में हम लोग अनइक्वलिटी करते हैं, समानता पैदा करते हैं, वो क्राइम को जन्म दे देती है, नॉर्मली बात है। 1955 में इसमें 4 भागों में बांट दिया गया और यहाँ पर कह सकते हैं कि संसद के द्वारा इसे पारित कर दिया गया। क्या पहला हिंदू मैरिज एक्ट लेके आया 1955 में, हिंदू यहाँ सेक्शन एक्ट लेके आया 1956 में, बाकी एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट लेके आया 1956 में। तो हमने यहाँ इस बिल को डिफरेंट ध्यान रखना टाइमिंग ड्यूरेशन के अनुकूल हम लोग बांटते चले गए। नहीं, हम लोग धार्मिक क्रियाओं के पीछे और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या था जानने का प्रयास करते हैं। धर्म और कानून के बीच में अंतर इतना है, आर्टिकल 44 ये कहता है, देखिएगा कभी भी आपको पता होगा कि आर्टिकल 44 एक राज्य का तत्व है और राज्य के तत्व में ये स्पष्ट कहा गया है कि देखा जाए तो राज्य समय के अनुसार हर किसी राज्य को अपने राज्य के अंतर्गत सिविल कोड संहिता लागू करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र का विकास करना तो पहले वहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं होती हैं जो डिफरेंट पैदा करती हैं। सपोज कर लीजिए, एग्जाम्पल बेस पे समझो इसको, विवाह शादी इन सब तो हटा दीजिएगा वन टाइम के लिए। आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, आपके पास कागज नहीं है, एक व्यक्ति घर से आ रहा है, आपके पास भी कागज नहीं है, अब ये हिंदू है ये मुस्लिम है, और सबके लिए अगर कानून अलग होगा कि भाई ये हिंदू है 100 रुपये देगा और मुस्लिम है ये 200 रुपये देगा, इसका मतलब यहाँ हम समानता का पाठ नहीं पढ़ते हैं। और जहाँ समानता का पाठ नहीं पढ़ते हैं तो संविधान में हमने उल्लेख करने की वजह क्या थी। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार ने देश के सभी क्षेत्रों में ध्यान रखना, सिविल संहिता लागू करने के लिए ध्यान रखना, ऐसी जो प्रथाएं हैं, गोद लेने की प्रथाएं हैं, विवाह है, संपत्ति है या अन्य जितनी भी तलाक वाली प्रथाएं हैं, उनको एक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम लोग सिविल संहिता कोड के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि आर्टिकल 44 में डीपीएसपी के सापेक्ष में कहा गया है। देखा जाए तो हमारे राष्ट्र की जो निर्माण है, ऐसे देखा गया कि धर्मों के आधार पर की गई, पाकिस्तान का बंटवारा भी धर्मों के रूप में किया गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राज्यों का निर्माण जो है धार्मिक क्रियाओं के आधार पर हुआ, चाहे पहले भी क्यों ना बढ़ते चले आए हों। तो यहाँ पे हर किसी धर्म के अपने अपने क्या एक्ट अधिनियम हम लोगों ने लगा रखे हैं कि विवाह किसके तहत किया जाए, कैसे किया जाएगा। अब एक जज साहब बैठे हुए हैं, अगर विवाह का कोई मैटर आता है हिंदू धर्म का, तो वहाँ से ये सारे विवाहों के अधिनियम को देखने को उनका पड़ेगा। एक यहाँ पे मुस्लिम धर्म का आता है तो उनको सबको देखना पड़ेगा। तो डिपेंड ये करता है, जब हमारे देश के अंतर्गत एक समान संहिता लागू हो जाएगी तो देश के जितने भी धार्मिक कानून हैं वो शून्य हो जाएंगे। इसका मतलब उनकी कोई एक प्रकार से नहीं वर्चस्व होगा। जैसे हिंदू विवाह एक्ट है, यहाँ पे भारत में हिंदू उत्तराधिकार एक्ट है, बाकी जितने भी यहाँ विवाह में यहाँ काजी अधिनियम एक्ट है, ये बाकी मुस्लिम विवाह अधिनियम है, मुस्लिम महिला जितने भी एक्ट हैं, ये क्या होगा, नगण्य हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, और दुकानें बंद होने के बाद ध्यान रखना और प्रकार से जो राजनीति करते हैं, ये राजनीति के माध्यम से जो व्यापार करते हैं, ये सब चीज़ ध्यान रखना कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक होकर ध्यान रखना खत्म हो जाएंगी। अब मुद्दा ये बन जाता है कि हाँ, आगे जो इश्यूज बना हुआ है कि अब क्या करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार, जब कभी-कभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कि हमारी जो विधायिका है वो सही बेहतर काम नहीं कर पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना आगे बढ़कर जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, यहाँ भूमिका बनाता है कि इस प्रकार से लेके आओ। तो यहाँ सहबानो प्रकरण हुआ 1985 में, दुःख का धनकना उसने कहा, ये दुःख का विषय है कि आर्टिकल 44 धनकना अभी मृत अक्षर बनकर रह चुका है, क्योंकि यह सब प्रावधान है कि सरकार सभी नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए धनकना सरकारी स्तर पर अपने प्रयास किए जाने धनकना अभी प्रमाण अभी तक नहीं किए गए हैं। यानी ये भी उसने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है। हो सकता है कि इसी प्रयास को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है या एक प्रकार से प्रश्न को देखते हुए यहाँ सरकार भी कहीं न कहीं अपने मौके का फायदा उठाते हुए अपना प्रयास करने के लिए जारी है। अब मुद्दा ये आ जाता है कि आगे हम लोग बहुत सारे केस हुए, सरला मुद्दल केस हुआ 1995 में, उसने भी यही कहा कि अभी तक हम लोग लागू क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि राष्ट्रीय एकता अखंडता की रखना मजबूत करने के लिए यह क्या है, अति आवश्यक है। उसके बाद यहाँ जॉन बल्थम केस हुआ 2003 में, इसने भी यही कहा कि दुख की बात है कि आर्टिकल 44 अभी तक लागू नहीं कर पाया, संसद अभी भी देश में एक समान नागरिक संहिता को लागू नहीं कर पाई, ये भी दुख का विषय है। एक केस और हुआ यहाँ सायरा बानू 2017 में, ध्यान रखना, यहाँ पे भी यहाँ कहना निर्देश यही दिया गया कि उचित विधान करने के लिए सरकार को या हमारी जो विधायिका है उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ये दुख का विषय, ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ इस्लामिक जो शरीयत हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे सिविल संहिता लागू करने के लिए प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंटों को देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य क्या है, इसको लागू करने का विरोध क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानने का प्रयास कर लेते हैं। पहली बात तो यही है कि सिविल कोड सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक खासकर इसलिए कर रहे हैं, ध्यान रखना, कि संविधान अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये स्पष्ट दिया गया है कि हर कोई व्यक्ति अपने आचरण के तहत, व्यवहार के तहत किसी धर्म को स्वीकार कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी विवाह परंपराएं से जुड़े जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं समान थोपना संविधान के खिलाफ चला जाएगा। यदि अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो आर्टिकल 25 का सामान्यतः कहा जाए 25, 26, 29, 30 जो है संस्कृति का अधिकार भी है, वो अपने आचरण के आधार पर। लेकिन दिक्कत ये निकल के आती है कि हर किसी व्यक्ति को अधिकार तो है, लेकिन इतना अधिकार नहीं दे रखा, ध्यान रखना, कि कहीं से कहीं वो एक प्रकार से कह सकते हैं सारे अधिकार उसके हाथ में आ जाए। संविधान सारे अधिकार किसी को देता ही नहीं है। लेकिन प्रश्न बन जाता है कि मुस्लिम जानकार जो बताते हैं शरिया कानून जो है 1400 साल पुराना है, और यह कानून जो है कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा उनकी आस्थाओं का विषय, इसलिए मुसलमानों की धन चिंता का विषय बना हुआ है कि 1947 के बाद वहां मिली धार्मिक जो आज़ादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही। तो इसलिए जो अल्पसंख्यक हैं अपने आप को कहीं ना कहीं यहाँ छला हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए जो असर है कहीं ना कहीं धार्मिक प्रथाओं में पहुंचने वाला, इसलिए धर्म के जो ठेकेदार बैठे हुए हैं यहाँ पर बढ़ चढ़ कर ध्यान रखना कहीं विरोध करने के लिए आगे आ रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पॉइंट पर, ध्यान रखना, क्या आदिवासी समुदाय प्रथा खत्म हो जाएगी? तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं, ध्यान रखना, जैसे यूसीसी के माध्यम से, चाहे एससी की प्रथाएं हैं, बाकी जितनी प्रथाएं हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगी? तो स्वाभाविक सी बात है, देखिएगा, जिस देश में एक कानून होगा तो वहां पर अगर कोई गोवा में कोई अपराध कर रहा है, कोई वहां अपराध कर रहा है, तो यानी अपराध की सजा एक रूप में दी जाएगी। इसीलिए हमारा जो न्यायपालिका है वो क्लियर यानी पारदर्शी या ट्रांसपेरेंसी के साथ उत्तरदायित्व बनेगी। अभी क्या करता हम तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख डालते रहते हैं, क्योंकि कानून इतने सारे हैं कि हिंदू में ये, मुस्लिम में ये, सिख में, ईसाई में, उसमें हम उलझे रहते हैं। देखिएगा, कुछ फायदे भी हैं। देश में 750 आदिवासी समुदाय हैं, जहां पर देश में एसटी के धनगण रूप में लिस्टेड है, वहां जनगणना के अनुसार पे 8%। तो ये बेसिक डाटा है जहां पर आप कह सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हर किसी की परंपराएं अपने हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर्सनल लॉ को संकट लगातार बना हुआ है। धर्म के जितने भी पर्सनल लॉ हैं वो नगण्य हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तो फिर देश में क्या होगा, सिविल कोड लागू होगा। बसियत को मिलेगी चुनो, ध्यान रखना, 1% कह सकते हैं, जहां पर हमारे देश में मुसलमानों की संख्या ध्यान रखना मध्य में 7% है और आदिवासियों की संख्या 21% है, तो यहाँ इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए पड़ेगा क्योंकि तलाक, जमीन, उत्तराधिकारी, जितने भी क्षेत्र ध्यान रखना, व्यक्तिगत कानून जो है बहुसंख्यक हिंदुओं से ध्यान रखना अलग हो जाते हैं। तो ये एक पैरामीटर्स है जहां जहां पर चीजें पड़ेगा। एक से अधिक विवाह भी होना अपराध हो जाएगा, जिससे मुस्लिम लोग कहता है कि आप 4 शादी 4 पत्नियां रख सकते हैं, लेकिन हिंदू कहता है कि भैया पहली को पहले छोड़ो, दूसरी वाली तभी तुमको मिलेगी। तो ये क्या हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे। लैंगिक समानता के कानून को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। हम लोग यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट कब होगा, जब उनको शोषण से बचाया जाएगा। और शोषण से कब बचेंगी, जब धनकना एक प्रकार से एक कानून होगा। तो यहाँ पे हमें इसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि ये क्या होगा। महिलाओं को धनकना कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना स्टार्टिंग हो जाएगा। बाकी जो लिव इन रिलेशन को होगा धनकना प्रभावित, तो लिव इन रिलेशन एक ऐसा वर्ड है जो आजकल पश्चिम कल्चर चलते हुए इंडिया में आ रहा है, आ ही चुका है, लेकिन यूसीसी आ जाने के बाद धनकना डिक्लेरेशन अनिवार्य हो जाएगा। दोनों पक्षों के माता पिता को यहाँ जानकारी देनी जरूरी होगी कि लिव इन में रह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो यानी एक समान संहिता लागू होने की वजह से यहाँ बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आ जाएंगी, जो पॉजिटिव भी होंगी, निगेटिव भी होंगी। अब बात आता है कि क्या हिंदू अनवांटेड जो फैमिली एक्ट है वो खत्म हो जाएगा? भाई स्वाभाविक सी बात है, पूजा स्थल को साझा करती हैं और संयुक्त परिवार को रिप्रेजेंट करती हैं, और यहाँ पर ध्यान रखना जितने भी संयुक्त रूप से संपत्ति भी क्या करेंगी, भी साझा करेंगी, सिंपल सी बात है। तो कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके माध्यम से ध्यान रखना हम समझ सकते हैं।
दूसरे धर्मों में शादी करना भी कहीं न कहीं एक प्रकार से कानून के दायरे में हम लोग अगर देखा जाए, तो यहाँ पे मैरिज एक्ट के तहत उसका क्या होगा? तो ये ऐसे पैरामीटर्स हैं, जहाँ पर हमें एक सोचने का विषय बना हुआ है, जिसके सापेक्ष में अगर हम लोग जाएँगे, तो इसके बहुत सारे ध्यान रखना पॉजिटिव एस्पेक्ट भी निकलेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट भी मिलेंगे, जैसे प्रोवाइड इक्वल स्टेटस ऑफ द ऑल सिटीजन, सभी को बराबर नागरिकता के लिए अधिकार मिल जाएगा। प्रमोट जेंडर पैरिटी यानी कह सकते हैं जो हमारे पास लिंग समानता है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर निकल के आएँगे। टू सपोर्ट द नेशनल इंटीग्रिटी यानी कह सकते हैं एक प्रकार हम लोग राष्ट्र की भावनाओं को कहीं न कहीं उत्साहित करेंगे एंड बाईपास द इश्यू ऑफ द रिफॉर्म ऑफ द एक्सगार्डिंग द पर्सनल लॉ, तो एक प्रकार से वो कहीं निकल जाएँगे। अब उसके बाद प्रैक्टिकल डिफरेंट ड्यू टू डाइवर्सिटी इन इंडिया, आपको पता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी है तो कहीं न कहीं डाइवर्सिटी अटैक किया जाएगा। तो यहाँ प्रश्न ये बन जाता है कि अगर इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं, नकारात्मक पक्ष भी हैं, इससे पहले अगर इसको लागू करना है तो जिस प्रकार से अगर हम ये देखा जाए, तो लागू करने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट निकल के आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ को एक साथ लागू करते हैं तो बड़ी प्रभावित हो जाती है। सबसे पहले हमें इसे क्रमबद्ध तरीके से लागू करना पड़ेगा, राज्यवार लागू करना पड़ेगा, जैसे गोवा के अंतर्गत ये क्या लागू है। लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि गोवा से काम तो नहीं चलेगा, यहाँ ऐसे-ऐसे स्टेट बैठे हुए हैं, जहाँ पर जो जनसंख्या है वो ठीक-ठाक है, वहाँ लागू नहीं होगा तो अपराध वहीं तो ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए गोवा में अपराध थोड़ी हो रहा है, अपराध तो बिहार, यूपी, राजस्थान इन राज्यों में हो रहा है। तो यहाँ हमें क्रमबद्ध तरीके से लागू करना पड़ेगा। फिर लागू करने से पहले जो यहाँ पे अगर मान लीजिएगा अगर हम किसी धार्मिक आस्थाओं पे ठेस पहुँचाते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो आतंकवाद में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए पहले हमें सामूहिक वार्ता करने के साथ-साथ सांस्कृतिक क्रियाएँ एक दूसरे के समुदाय के बीच में करानी पड़ेंगी, जो एक दूसरे के बीच में ध्यान रखना आस्थाओं का ध्यान रखना एक केंद्र बन जाए। तीसरा पॉइंट हमें बहुत सारे ऐसे ध्यान रखना 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, उसको ये नहीं पता यूसीसी होता क्या है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। तो पहले हमें जन जागरूक अभियान चलाने के माध्यम से वहाँ लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हाँ, इसके बेनिफिट लागू लागू करने से हमारे अंतर्गत क्या होगा। जैसे बहुत सारी महिलाओं को नहीं पता कि यूसीसी क्या होता है, तो उसकी वजह क्या है एजुकेट तो है लेकिन वो जानती नहीं यूसीसी क्या है, इसके बाद हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे हमें मानक तय करने पड़ेंगे जिसके माध्यम से हम यूसीसी को लागू कर सकते हैं। रही बात ये क्यों एक दिक्कत का विषय बना हुआ है, तो बाकी कंट्री में अगर देखा जाए तो गोवा अकेला राज्य है जहाँ लागू है। 1961 में भारत में विलय हुआ था, इसके बाद यहाँ पर कानून लागू कर दिया गया। लेकिन अभी भी ध्यान रखना पाकिस्तान, यहाँ पे ईरान, यमन, सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए ध्यान रखना एक ही कानून है, जहाँ मुस्लिम लोग देश शरिया कानून। लेकिन अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इजिप्ट है, सिंगापुर है, मलेशिया, श्रीलंका जैसे देशों में शरिया कानून सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है, ध्यान रखना। और इजराइल में अलग-अलग धर्मों के लिए ध्यान रखना, अलग-अलग क्या फैमिली लॉ बने हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें अमेरिका सहित ईसाई बहुल क्षेत्रों की, वहाँ शादी के लिए, तलाक के लिए, संपत्ति जुड़ी ध्यान रखना मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए ध्यान रखना क्या है कॉमन लॉ है देखिएगा। ऐसे-ऐसे कंट्री में। तो हालाँकि अमेरिका में ध्यान रखना ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ध्यान रखना, शादी तलाक से जुड़े मामलों में ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, छूट दी गई है कि आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ इंडिया को अगर ऐसे आगे अपराध की दुनिया में से जन्म जो ले रखी है दुनिया, इसको अगर ख़त्म करना है तो हमें इसको व्यापक तरीके से अवेयर करने के साथ-साथ नई इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम लोगों को जोड़ने के साथ-साथ उनको बताना पड़ेगा कि हाँ, इसके कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो ये रहा पूरा एक प्रकार से यूसीसी। इसके बारे में एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? एक बार नीचे कमेंट करिएगा। जो मैंने आपको बताया है इससे थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला, ये आप कमेंट करके बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।